सो माइक्रोबायोलॉजी हमारा टॉपिक, ये हमारा क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 हमने कल किया कि उसको रिसीव कर लिया और उसमें जितनी इंफॉर्मेशन थी उसको रिसीव किया। साथ ही साथ हमने इसमें क्या देखा कि पार्ट 1 में हमने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ उसके डिफिनेशन देखे, उसके ब्रांचेस देखे, एप्लीकेशंस देखे, फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोटेक्निक, ये सब देखा। ठीक, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमारे कौन थे, तो लुईस पैस्चर जी थे। और माइक्रोटेक्निक के फादर कौन थे, तो वो हमारे कोच जी थे। ठीक, रॉबर्ट कोच जी। नो, अब हम कहाँ पे थे, अब हमको कोच पॉस्टुलेशन पढ़ना था कि कोच जी ने कुछ अपने पॉस्टुलेट दिए थे, तो वो पॉस्टुलेट क्या थे उनके। ठीक, रॉबर्ट कोच जिसके क्या पॉस्टुलेट थे, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बात ये चलती है कि कोच postulate specific organism must be present in association with the disease। कहने का ये मतलब है कि specific कुछ एक विशिष्ट विशेष करके जो ऑर्गेनिज्म है, विशेष ऑर्गेनिज्म वो प्रेजेंट होते हैं। एक एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि कोई भी डिसीज हो गया, फॉर एग्जांपल डिसीज की अगर हम बात करें, इफ यू टॉकिंग अबाउट द कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड कैसे होता है, तो कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से होता है। ठीक, जो इन्फेक्शन फैलता है वायरस से, तो वो जो एक स्पेसिफिक उसका घर हुआ वायरस है, वो कैसे हुआ कि अगर वो कॉमन कोल्ड कर रहा है तो कॉमन कोल्ड में डिसीज में जो है वो वायरस जाएगा, आपकी इम्यून को क्या करेगा, वीक करने का काम करेगा। स्लाइड नहीं सो रही है, बट हियर आई एम शेयरिंग स्लाइड। अच्छा, वेट आई रीस्टार्ट इट। चलो ठीक, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, पार्ट 2 है। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 2 है। हम जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इफ यू स्टडी अबाउट द माइक्रोब्स, द साइंस विच डीलिंग विद द स्टडी अबाउट द माइक्रोब इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। तो हमें क्या पढ़ना है, उसके पार्ट 2 में हमने कोच पॉस्टुलेट पढ़ना है। ठीक, तो कोच क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फिर माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक के फादर कौन है, साथ ही साथ उनके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमने पढ़ा था। ठीक, तो जो पार्ट 2 है कोच पॉस्टुलेट है, पॉस्टुलेट में क्या होता है कि यहाँ पे जो कोच जी हैं, कोच कौन है, रॉबर्ट कोच। तो जो रॉबर्ट कोच जी हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट मतलब क्या होता है, कुछ उनके सिद्धांत, उनके कुछ शब्दावली। ठीक, उन्होंने क्या दिया अपने मतलब अपनी बातों में क्या बताया, वो कहते हैं कि कुछ विशिष्ट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मस्ट बी प्रेजेंट इन एसोसिएशन विद द डिसीज। मतलब कुछ मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका रिलेशन किसी ना किसी के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मॉस्किटो की, तो वो किससे हुआ, मलेरिया से हो गया। फिर हम बात करें वायरस की, तो यहाँ पे क्या हुआ, वायरस, वायरस में से कि पोलियो हो गया, तो पोलियो भी इट इज अ डिसीज कॉज बाय वायरस। फिर कॉमन कोल्ड हो गया, ये भी वायरस से हुआ। तो कुछ डिसीजेज हैं जो कि उनके स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक, ये डिसीजेज हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ये हो गए। द ऑर्गेन एंड ग्रोन इन द प्योर कल्चर इन लेबोरेटरी। कहने का ये मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम अलग रखते हैं, मतलब होता है उनको अलग करना। ठीक, अलग करते हैं, और जो आपका लैब होता है, लेबोरेटरी जो लैब होता है, उस लैब में उनके हम प्योर कल्चर करते हैं। ठीक, जब हम उनकी कल्चरिंग करते हैं, मतलब कल्चरिंग मतलब उनको ग्रो करना, ग्रोथ में उनका कल्चरिंग का काम होता है। तो वहां पे हम उस कंडीशन में क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह के डिसीज कॉज, मतलब और किस तरह के डिसीज कॉज करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज में अगर हम एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एक समझो दो आदमी हैं। ठीक, ये दो आदमी हैं, ये क्या है,
इन्फेक्टेड पर्सन है, ये आई इन्फेक्टेड पर्सन है, और ये क्या है, ये नॉर्मल की कोई डिसीज नहीं है। इसको अगर सर्दी जुकाम है, ठीक, कॉमन कोल्ड है, और इसने इस मतलब देखो इम्यून बहुत ज्यादा बेस्ट रोल प्ले करता है। अगर इसकी इम्यून पावर वीक है, इम्यून पावर क्या है, वीक है, एक और इंसान बना देते हैं, इसकी इम्यून पावर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक ही वीक करेंगे एक स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जो ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक, आईएफ इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर इसने जिक किया, जिकिंग किया मतलब छींका, और फिर क्या कहते हैं एक दो दिन इन लोग, तब ये दोनों तीनों फ्रेंड्स हैं, तीनों एक साथ रह रहे हैं, इसमें कॉमन कोल्ड हो गया है, कि क्या होगा कि जिसकी इम्यून पावर वीक है उसको अगले दिन ही सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे, इसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। लेकिन जिसकी स्ट्रांग है उसको एक दो दिन, ठीक है, कंट्रोल करेगा उसकी इम्यून बॉडी, अदरवाइज उसको भी फिर बाद में हो जाएगा। अगर ये व्यक्ति इसको नहीं होता, ये अगले दिन से दूर हो जाता है, तो क्या होगा कि जो वायरस है इसमें ये ट्रांसफर हो गया, ठीक। तो यहीं पे ये देखा जाता है कि अगर एक वायरस हम दूसरे बॉडी में इंक्यूलेशन कराते हैं, मतलब इंक्यूलेशन मतलब होता है डालना, ठीक, अगर हम उसको क्या कहते हैं इंक्यूलेट कराते हैं, तो फिर क्या चीज, वो ऑर्गेनिज्म, वही जो सेम डिसीज है वो दूसरे में हो पाएगा, ये देखा जाता है। Be possible to recover the organism from the individual in which that disease has induced। कहने का ये मतलब है कि ये भी पॉसिबल है कि जो बीमारी है उसको रिकवर किया जा सके, जैसे कि इसको इन्फेक्शन था, ठीक, इन्फेक्शन मतलब उसको बीमारी थी, कॉमन कोल्ड बीमारी थी, अब इसने क्या किया, कुछ मेडिसिन ले लिया, जब मेडिसिन लिया तो ये रिकवर हो गया। और मेडिसिन कैसे होती है, देखो अगर आप जब ये इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे ना जूलॉजी में, तो इम्यूनोलॉजी में आपके पूरा स्टडी होती है कि अगर आपकी जैसे कि बॉडी है और ये एक ग्राफ बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई डिसीज आपको फर्स्ट टाइम होती है, कोई डिसीज फर्स्ट टाइम, जैसे कि पहली बार आपको जब फर्स्ट टाइम आपको बुखार आया होगा, तो आपकी बॉडी क्या की होगी कि उस चीज को एब्जॉर्ब करने में उसका जो लेवल होगा काफी हाई होगा, ऊपर का लेवल हो गया। उसके बाद जब आपको दूसरी बार बुखार आया होगा, अप्रॉक्स एक दो साल बाद या फिर एक दो महीने बाद, तो क्या हुआ, आपकी बॉडी उस चीज को पहले से फेस कर चुकी है। जब आपकी बॉडी उस इस चीज को, उस वायरस को, उस इन्फेक्शन को पहले से जान चुकी है कि हाँ ये एक बार आ चुका है, तो आपकी बॉडी क्या कहते हैं उसको धीरे से एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब कैसे करेगी कि उसके पास उतनी आपकी कैपेसिटी आ गई है, उतनी पावर आ गई है कि उस डिसीज को वो लड़ सकती है खुद से। फिर तीसरी बार होगा तो वो ऐसे क्या होगा कि आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। जैसे पहली बार हुआ तो आपको समझो एक दो हफ्ते तक रहा, दूसरी बार क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन के लिए रहेगा, तीसरी बार क्या होगा कंडीशन कि वो 2-3 दिन के लिए हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर किसी चीज के हम जैसे अपनी बॉडी को, जैसे बॉडी फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी वर्क करते हैं, ठीक, अगर हमने कोई आपको पजल दे दिया और वो पजल आप अच्छे से एक बार सॉल्व कर लेते हो, तो फर्स्ट टाइम जो आपके पास आएगा आप कम से कम उसको सॉल्व करने में 10-15 मिनट लग जाता है। दूसरी बार जब वो आपको वही पजल कुछ 6 महीने बाद देते हैं, तो आपको तुरंत रिमाइंड होगा कि अरे हाँ ये तो हम पहले से कर चुके हैं, तो आप उस पजल को उस 5-10-15 मिनट से ज्यादा कम में, मतलब उसको आप 5-6 मिनट में निपटा दोगे। फिर हम उसको तीसरी बार आपको देते हैं, तो आप उस पजल को देखते ही समझोगे अरे ये तो ऐसे सॉल्व हो गया, 1-2 मिनट के अंदर खत्म कर दोगे। तो सेम उसी तरह हमारी बॉडी होती है, अगर वो किसी डिसीज को एक फर्स्ट टाइम लेती है तो उसको थोड़ा सा हैंडल अप करने में टाइम लगता है। फिर जब वो दूसरी तीसरी बार लेती है डिसीज, तो वो क्या कहते हैं अपनी बॉडी रिकवर करती है। यही कोच जी बताते हैं अपने पॉशलेश में, अपनी बातों में वो बताते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है, अगर क्या कहते हैं वो एक बार दे चुकी है तो उसको दूसरी बार रिकवर करने में पॉसिबल हो जाता है। और डिसीज को हम किसी भी मेडिसिन के जरिए, फॉर एग्जाम्पल अगर क्या कहते हैं कोई दवा है, तो स्पेसिफिक दवा स्पेसिफिक डिसीज के लिए बनी होती है। जैसे कि पैरासीटामोल अगर हम लेते हैं तो फीवर हुआ गया, आपके पूरी बॉडी में पेन हुआ, इन सब के लिए भी ऐसे ही होता है। तो मतलब वो चीजें जो कि आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर चुकी है एक डिसीज की, वो दोबारा होगी तो वो अब्जॉर्ब आराम से कर लेगी। बाय यूजिंग प्योर कल्चर टेक्निक द ऑर्गेनिज्म, कहने का मतलब है कि प्योर कल्चर टेक्निक से, ठीक है, जो प्योर कल्चर टेक्निक होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं जो कि हमें कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक। तो एक समझो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो किसकी जिम्मेदार होता है, इन्फेक्शन कैन बी आइसोलेटेड, इन्फेक्शन होता है उसको हम अलग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके घर में ही किसी को, ये टाइम ही तो बहुत अजीब चल रहा है, किसी को समझो
घर में आपके नहीं, चलो ठीक है, जैसे हमारे घर में, ठीक, तो हमारे समझो कहते हैं हमको ये सर्दी जुकाम हो गए, तो हम क्या होंगे कि हमें सर्दी जुकाम हो गई है, तो हम तुरंत अपनी बॉडी मतलब फेस को मास्क लगा लेंगे और अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे। डिस्टेंस कैसे बनाएंगे कि थोड़ा सा उनसे दूर रह के बात करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो मुझे प्रॉब्लम है वो मेरी फैमिली को नहीं होगा, तो मतलब मैंने अपने को क्या किया, एक आइसोलेटेड मतलब अपने थोड़ा अलग कर लिया उनसे। तो वो चीज क्या हुआ, जो हमारी बॉडी इन्फेक्शन है वो हम तक रह जाएगा और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक, खत्म हो जाएगा। नाउ एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हम माइक्रोबायोलॉजी की अगर एप्लीकेशन की बात करें, उनकी चीजें देखें तो वो क्या एप्लीकेशन है। पहले सॉइल माइक्रोबायोलॉजी देखो, हमने कल बताया था आपको कि जब माइक्रोबायोलॉजी के एप्लीकेशन की हम बात करें तो कई सारे होंगे। अभी हम सॉइल पढ़ेंगे, फिर हम वाटर पढ़ेंगे, फिर हम एयर पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंडस्ट्रियल पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे हम पहले क्या देखते हैं कि सॉइल का माइक्रोबायोलॉजी देखें। इट डील्स विद द प्रेजेंट सॉइल। कहने का ये मतलब है कि ये जो है, वॉइस कट हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि जो माइक्रोब्स हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, वो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कैसे हो गए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका शेडिंग ऑफ लीव्स हो गया, फिर मैन्योर्स हो गया, मैन्योर्स जैसे कि काउ डक्स का जो काउडू डक्स हो गए या फिर कोई भी एक्सक्रीटा हो गए एनिमल्स के, वो सब हो गया। तो उन सब को क्या करते हैं, डिकम्पोज का वो काम करता है, वो माइक्रोब जो कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज का काम करता है। पहले तो ये हो गया, वो क्या कहते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी की बात कर रहा है, ठीक। प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट लाइक ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, साइक्लिक अटेंशन अल्टरनेशन। कहने का ये मतलब है कि वो प्रक्रिया, मिनरलाइजेशन मतलब क्या होता है, तो हमने सेकेंड ईयर में इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो मिनरलाइजेशन मतलब वो चीज होती है जहाँ पे मिनरल्स को थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, जैसे कि सेगमेंटेशन क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स मिनरल क्या होता है, फिर उसमें क्या कहते हैं जो टॉप लेयर होता है, जो मतलब सबसे टॉप लेयर जो होता है सॉइल को, जो होते हैं ना लेयर्स, तो टॉप लेयर जो होता है उनको अलग करना। उसके बाद उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के होते हैं, ठीक, दो तरह के सॉइल अलग होते हैं। तो ऑर्गेनिक क्या होता है, जो बाय नेचर होता है, ठीक, एकदम प्योर बायोलॉजिकली होता है। इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो होता है आपका जो केमिकल्स इन्वॉल्व हो गया, ठीक, अगर आपके केमिकल इन्वॉल्व हो गए तो वो इनऑर्गेनिक कहलाएगा। और ऑर्गेनिक क्या होता है, जैसे कि प्योर प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारा ऑर्गेनिक है, ठीक। तो यहाँ पे जब मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो जो ऑर्गेनिक आपको ऑर्गेनिक मिलता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है ऑर्गेनिक जो आपको मिलता है, वो अलग हो जाता है। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब क्या होते हैं, ये देखिए हमने 4 साइकिल पढ़ी थी, आपको याद होगा। अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल कंपोजिशन की बात करें तो हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 2 तरह के मतलब बेसिक होते हैं, ठीक, 2 साइकिल जो बेस होते हैं, एक होता है आपका गैसियस, एक होता है सेगमेंटेशन। ये सब सेकंड ईयर का टॉपिक है। तो गैसियस जो होता है, सेगमेंटेशन होता है, गैसियस में 2 साइकिल चलती हैं। पहला आपको चलता है कार्बन साइकिल। सेगमेंटेशन में क्या होता है, सेगमेंटेशन में आपका 2 साइकिल चलता है, पहला होता है फॉस्फोरस, दूसरा होता है सल्फर, ठीक। एक मिनट यार, एस। तो बेसिकली यहाँ पे 4 साइकिल देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 4 साइकिल की बात किया है। साइक्लिक अल्टरनेशन मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये गैसियस साइकिल होते हैं। फॉस्फोरस सल्फर हमारी सेगमेंटेशन साइकिल। तो ये जो पूरी प्रोसेस चलती है, तो सॉइल को भी इसमें कहीं ना कहीं सॉइल को प्यूरिफाइड करने में, सॉइल को ऑर्गेनिक करने में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। फिर हम बात करें, दे मेक दिस एलिमेंट अवेलेबल फॉर प्लांट्स। तो ये लिए बनाते हैं कि प्लांट्स को मतलब अवेलेबल मतलब प्लांट्स के लिए सब तैयार करते हैं और उन्हें फैसिलिटी देते हैं सॉइल को क्या करने के लिए, कि सॉइल में एटमॉस्फेयर, सॉइल के एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कंपाउंड को मिक्स करने में, ठीक। तो यहाँ पे ये इनका रोल प्ले होता है।
ये साइकिल आखिर होती क्यों है? क्योंकि साइकिल का रोल देखो, तो बेसिकली अगर माइक्रोब्स भी आ रहे हैं, साइकिल भी वही चल रही है, तो उससे अगर जब हमारा सॉइल फर्टाइल होगा तो उससे क्या होगा कि जितने भी माइक्रोब्स होंगे, क्योंकि काफी ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं एज वेल एज इनऑर्गेनिक होते हैं। इसको हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा था, ठीक? अगर आप याद करो तो इसको हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका बेसिक रोल क्या होता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का सॉइल में। द मोर द माइक्रोब्स इन द सॉइल द मोर प्रोडक्टिव इन द सॉइल। कहने का ये मतलब है कि जितने माइक्रोब सॉइल में प्रेजेंट होंगे, सॉइल की प्रोडक्टिविटी, सॉइल का जितना भी मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, प्रोडक्शन है, वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का होगा। ओके, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जैसे कि हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा था, फिर बायो फर्टिलाइजर में पढ़ा था, तो काफी सारे ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, फिर आप क्या कहते हैं, कुछ एनारोबिक हो जाते हैं, कुछ एरोबिक हो जाते हैं, इनमें भी क्लासिफाइड हो जाते हैं, फिर कुछ पैरासिटिक हो जाते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का क्या है, डायग्राम। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का ये डायग्राम है, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका एक प्लांट है, ठीक? तो ये सब क्या है, ये आपके छोटे सॉइल एनिमल्स होते हैं। जैसे कि सॉइल जब हम मिट्टी इकट्ठा खनते हैं तो उसमें हमको कुछ कीड़े उड़े दिख जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। अर्थवॉर्म भी काफी होते हैं, पता नहीं लोग कैसे उसको हाथ से उठा लेते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। तो अर्थवॉर्म्स होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, सॉइल को, ये सब मैन्योर मतलब सॉइल को बहुत ज्यादा ही फर्टाइल करने का काम करते हैं। फिर फंगल हाइफन होते हैं, ये सब हम जानते ही हैं। फिर बैक्टीरियाज होते हैं, ये सब क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम कर सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्योंकि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखे थे कि 3 तरह के होते हैं, सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक और एसोसिएटेड सिम्बायोटिक, ठीक? नाउ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है क्या? तो यहाँ पे इंडस्ट्री में एक बेसिक याद रखो कि अगर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वहां पे इंडस्ट्री में हम माइक्रोब्स के यूजेस के बारे में बताएंगे कि इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का किस तरह से यूज होगा। ओके, it deals with the utility of microbes in the industry in producing, देखो, in producing food supplement, alcohol beverage, vitamins, enzyme, मेडिसिन एक्सेट्रा। कहने का ये मतलब है यहाँ पे जो माइक्रोब्स की इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, किस लिए, काफी सारी चीजों के लिए, जैसे कि फूड सप्लीमेंट। अब ऐसा नहीं है जैसे कि जो पैकेट होता है, ठीक? फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैकेट की बात करें तो कोई भी चीज, अगर कोई सॉस लेते हैं हम, या फिर कोई जेल लेते हैं, कोई भी, या फिर अगर हम बात करें जो रियल में जो जूस आता है, ठीक, जूस की हम बात करें, पैक होते आते हैं, सबसे बड़ा क्वेरी ये है कि आखिर वो खराब क्यों नहीं होते हैं, वहीं हम घर पे बना के उसको डाल देते खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब वो बाहर मार्केट से आता है तो उसमें कुछ एंजाइम्स, कुछ माइक्रोब्स उसमें ऐड किए जाते हैं जो कि उसको प्रिजर्व रखने का काम करता है, ठीक? उसको डिकम्पोज या सॉरी बचाता है, बाकी ऑर्गेनिज्म इसको बचाता है और उसको प्रिजर्व रखने का काम करता है। यही सेम चीज हम मेडिसिन के केस में करते हैं, विटामिन के केस में करते हैं, क्योंकि काफी सारे जो विटामिन होते हैं, अगर हम विटामिन भी कोई बनाते हैं तो उसमें भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, ठीक? फॉर एग्जाम्पल करें तो अगर की बात करें, ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी में आता है कॉलरा, तो की बात करें तो इसमें विटामिन बी आपका प्रेजेंट होता है 50%। इसमें जब हम इसको यंग फॉर्म में होता है, मतलब अर्ली जो होता है स्टेज होता है कॉलरा का, तो इसमें एक 50% प्रोटीन। ये सब चीजें क्या है कि काफी सारी चीजें हमें कहते हैं, इन्हीं सबसे ईस्ट हो गया, ईस्ट से क्या मिलेगा, कर्ड फॉर्मेशन करेगा, विटामिन डी की प्रोडक्शन करेगा, विटामिन बी, B1, B6, B12, इन सब का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक? नाउ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय माइक्रोब्स। जो एंटीबॉडीज मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई भी वो लेते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक, और उस मेडिसिन में हमने कोई दवा ली, जो मतलब मेडिसिन ले दवा ले रहे हैं, तो उसमें एंटीबॉडीज होती हैं। ओके, जो एंटीबॉडीज इसलिए हम लेते हैं कि जो हमको प्रॉब्लम हुई है, जो हमें डिसीज हुआ है, वो क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, वो हट जाए पूरी तरह से। तो वहां भी
वहां भी माइक्रोब्स का यूज होता है। फिर प्रीबायोटिक, इट इज अ कंसेप्ट cell of bacteria, friendly bacteria, culture taken orally intention to improve our body fun. Okay, fine. टोटल इसका कहने का ये मतलब है प्रीबायोटिक वो प्रोबायोटिक वो होता है कि ये कहते हैं बहुत ज्यादा जो हमारे अंदर की बैक्टीरिया है, ठीक, जो हमारे मतलब इंटरनल जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो उनके लिए बहुत फ्रेंडली होता है। हम उनको जैसे कि इम्यून बूस्टर होता है ना, इम्यून बूस्टर के लिए वो काम करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे अंदर के बैक्टीरिया है, प्रोबैक्टीरिया मतलब जो हमारे अंदर से पहले से प्रेजेंट बैक्टीरिया है, वो नेचुरली इम्यून बैक्टीरिया है। साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि हमारे जो डाइजेशन सिस्टम को उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए उनको इम्प्रूव का प्रमोशन का काम करते हैं। और जितने भी बाहर के एजेंट आते हैं विलेन एजेंट, उनसे लड़ने का भी काम करते हैं और हमारी बॉडी को बाहरी एजेंट से प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। अगर कोई सेल डैमेज हो जाती है तो सेल डैमेज को रिकवर करने का भी हमारी बॉडी जो वो काम करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। उसके बाद एक और है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का यहाँ पे, जैसे कि देखिए सेल, ये कुछ सेल है, फिर ईस्ट सेल, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि अगर ये सेल है और यहाँ पे कुछ सेल्स जो होते हैं, अगर इनमें ईस्ट सेल जोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, एक नई चीज का हम प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि हमने इंडस्ट्री में क्या किया, ईस्ट का सेल का प्रोडक्शन किया, ठीक। फिर बायो कंजर्वेशन से क्या होता है कि कुछ सेपरेट्स होते हैं जो बाहर, सेपरेट जैसे केमिस्ट्री वर्ड है ये, इसमें जो कुछ केमिकल्स होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं और निकालने के बाद वो जो सेल्स प्योर सेल आते हैं उनसे हम किसी ना किसी तरह का चीज बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किसका प्रोडक्शन किया, तो हमने प्रोडक्शन किया स्टेरॉइड बाय कंजर्वेशन। स्टेरॉइड बाय कंजर्वेशन क्या होता है, अगर आप स्टेरॉइड वर्ड से पढ़िए तो आपको कुछ याद आएगा कि जो कोविड टाइम था उसमें स्टेरॉइड का बहुत ही ज्यादा यूज हुआ था, जिसको गवर्नमेंट ने बाद में बैन कर दिया। तो अगर जब किसी पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होगी तभी ये यूज होगा मेडिसिन। तो ऐसा क्यों होता है, स्टेरॉइड क्या काम करता है आखिरकार, ये आपकी रिप्रोडक्टिव, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें जो आपका जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, उसमें ये बहुत तो हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कमी आना शुरू हो जाती है, ठीक। मतलब क्या होगा कि आगे फिर कहते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में, फिर प्रोडक्शन फ्रॉम सेल। अब एक सेल से हम कितनी सारी चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक सेल नॉर्मल सेल लिया तो उसमें कितनी चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हम कुछ केमिकल्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि क्रिटिक एसिड। क्रिटिक एसिड कहाँ मिलता है, कहाँ, अगर बेसिकली देखें अपने घर में तो कहाँ मिलेगा, लेमन में, ठीक। फिर अल्कोहल में भी हम कर सकते हैं, करते हैं। किसी जैसे कि जब कोई अल्कोहल बनाना होता है तो हम किसी भी सेल को, फॉर एग्जांपल हमने ईस्ट सेल डाल दिया, अल्कोहल बनने में काम आएगा। फिर क्या कहते हैं कुछ और हमने अलगा वलगा डाल दिया, ये भी हमारा काम आएगा क्योंकि वो भी एक आखिरकार एक सेल ही है ना। फिर हम भोजन में भी उसको यूज करते हैं, कुछ एमिनो एसिड जैसे कि हमने उसको डाल दिया फूड्स में और जिससे कि वो प्रिजर्व रहे, ओके। फिर एंटीबॉडीज में भी पेनिसिलिन मतलब होता है दवाएं। तो हमने किसी दवा में क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी दवा की बात करें, एक नॉर्मल दवा बहुत ज्यादा कॉमन जैसे कि पैरासिटामोल हो गया, बहुत कॉमन हो गया। फिर बाकी जो एस्प्रिन उस्प्रिन दवा है ये सब नहीं लेना चाहिए। तो इन सब में भी एंटीबॉडीज यूज हुई। फिर एंजाइम की बात करें तो किसी भी एंजाइम को क्रिएट करने में भी इसका बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है, ठीक। नाउ अब हमारा क्या बचा है, मिल्क माइक्रोबायोलॉजी। मिल्क माइक्रोबायोलॉजी वर्ड से हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे अब मिल्क की फील्ड में, ठीक है, मिल्क इंडस्ट्री की फील्ड में, मिल्क प्रोडक्ट के फील्ड में हम माइक्रोब्स का यूज करेंगे किसी न किसी चीज की प्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हम चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, बटर की प्रोडक्शन कर रहे हैं, कर्ड की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, माइक्रोब्स की वजह से। जैसे कि हमने पढ़ा ही था कि अगर हमें बहुत अच्छी तरह से बहुत अलग अलग क्वालिटी का चाहिए होता है तो हम पेनिसिलियम का यूज करते हैं, तो हम अच्छी तरह से कर्ड मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर हम एस्परगिलस का भी यूज करते हैं तभी हम बहुत, फिर स्पेक्ट्रोकोकस यूज करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी तरह से ईस्ट देता है।
फिर फ्लेवर ऑफ चीजेस देता है, किस तरह का हमको चीज चाहिए, क्योंकि चीज भी काफी तरह के होते हैं। फिर क्या कहते हैं, और हमने पढ़ा था क्लॉस्ट्रिडियम के, हमने पढ़ा था। तो ये सब चीजें हैं जो क्या कहते हैं मिल्क के फील्ड में कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। ठीक। फिर अब हम बात करते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क। कहने का ये मतलब है कि पैथोजेनिक, पैथोजेनिक वर्ड मतलब क्या होता है। अब पैथोजन मतलब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि कुछ बाहरी एजेंट जो कि हार्मफुल होते हैं। ठीक है। हार्मफुल कैसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो एक पैरासिटिक रोल प्ले करते हैं। वो किसी भी चीज को खराब करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बैसिलस सीरिस, ये हमने इसको भी पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले हमारा टॉपिक यही था स्टार्टिंग का माइक्रोबायोलॉजी का। तो बैसिलस सीरिस हमने क्या देखा था कि ये फूड को खराब करने के लिए अच्छा होता है, मतलब अहम रोल प्ले करता है। कुछ कंडीशन में ये फूड को प्रिजर्व भी करता है, लेकिन फूड को खराब करने के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन हो गया, फिर गेस्निस, फिर सेलिमोन, इकोलाई, उसके बाद ज्यूनरी, ये सब चीजें हैं कुछ जो क्या कहते हैं कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि मिल्क के फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मिल्क में पैथोजन का रोल प्ले करते हैं। नो, वाटर माइक्रोबायोलॉजी। वाटर माइक्रोबायोलॉजी मतलब वो माइक्रोबायोलॉजी जिनको हम वाटर में यूज कर रहे हैं, वाटर की चीजों में यूज करेंगे। अब वाटर की चीजों में सबसे कॉमन चीज, ऐसा कौन सा माइक्रोबायोलॉजी जो वाटर में यूज करेंगे, जैसे कि वाटर को फिल्ट्रेट करने का काम होता है ना, जैसे बीओडी हो गया। अगर जो बीओडी होता है इससे क्या होता है, बीओडी से हम क्या करते हैं कि वाटर की अब देखिए तो वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद सॉइल एंड अदर माइक्रोब्स इज पोल्यूटेड। कहने का ये मतलब है कि जो पानी है वो मिट्टी से कांटेक्ट में आता है। ठीक, जैसे कि नदी है, तो नीचे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नदी बह रही है, नदी फ्लो हो रही है, तो नीचे तो सॉइल है ना, और यहाँ पे कोई लैंड तो होगा ही, तो वहां से जो कांटेक्ट बनता है तो कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, उनके कांटेक्ट में जिसकी वजह से जो होता है वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। It can be made free by filtration or chemical treatment to avoid harmful microbes. इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फिल्ट्रेट करते हैं, कुछ कहते हैं जिसको हम केमिकली ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर हम कुछ जो माइक्रोब्स होता है फॉर एग्जांपल कुछ एंजाइम डाल के हम उसको यूज करते हैं, उसको फिल्ट्रेट करने का काम कराते हैं। और जो आपका एलम होता है, ELUM, एलम मतलब फिटकरी। ठीक। तो जो फिटकरी होता है, फिटकरी भी कहते हैं वाटर फिल्ट्रेशन में काफी यूज होता है इसका, वाटर को प्योरीफाई करने में इसका भी यूज किया जाता है। ये सब आखिर वाटर इन सबको कि जिससे भी जो आपके हार्मफुल माइक्रोब्स है उनसे क्या हो जाए, उनसे कहते हैं ये दूर रहें। ठीक, अवॉइड मतलब उनसे दूर रहें और वाटर जो है प्योरीफाई हो जाए।